हेलो बच्चों। आज हम जो गज़ल पढ़ेंगे वो हाली की गज़ल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। उसका पहला शेर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए कुछ आसमां से हम। ये इस गज़ल का पहला शेर है जिसे मतला कहते हैं। अब इसकी हम तशरीह देखते हैं। तशरीह में इसकी तशरीह कैसे की गई है, हालांकि मैंने क्लास में थोड़ा सा इसमें बताया था। यह शेर अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि मैं हसीन महबूब के साए से भी अब दूर भाग रहा हूँ, मेरी हालत बिल्कुल आसमां से डरे हुओं जैसी है। कदीम शेरी रवायत के मुताबिक इस दुनिया में जो मौजूदा तमाम तब्दीलियों का मुअज्जिब आसमान ही है, और अगर आसमान किसी का दुश्मन हो जाए तो उस पर ये दर पे दर मुसीबतें नाजिल होती हैं, और ऐसे इंसान को मज़ीद किसी दुश्मन की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ऐसे ही, यहाँ से शेर का मफ़हूम शुरू हुआ है, ऐसे ही हसीन लोगों के इश्क से भी खौफज़दा हो रहा हूँ कि जब आदमी उनके हुस्न से घायल होकर उनके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है तो ये भी अपने महबूब पर बेतरह के मुज़ालिम और सितम ढाने से बाज नहीं आते। इस वक्त मैं ये भी गर्दिश आसमां की तरह बेरहम हो जाते हैं। इस वक्त में ये भी गर्दिश आसमां की तरह बेरहम हो जाते हैं। तो ये इसका मफ़हूम था जो मैंने पढ़ दिया। मैंने इसको क्लास में भी कायदे से समझाया था। मैंने यहाँ पढ़ के इसलिए समझाया कि जिससे और ये वाज़ेह हो जाए, एक एक लफ्ज़ इसमें से समझ में आ जाए और आप लोग इसको कापी पर अच्छे से नोट्स भी कर सको। तो ये दूसरा शेर है जिसमें लिखा हुआ है, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। यह शेर जो है ख़ुद एतमादी पर कहा गया है। इस शेर का मफ़हूम देखते हैं क्या है, इसकी तशरीह देखते हैं क्या है। इस शेर में शायर ने सिनअत तज़ाद के ख़ूबसूरत इस्तेमाल से शेर के हुस्न को दोबाला किया है और लिखते हैं कि इस शब की बेखुदी या बेखुद रफ्तगी का मज़ा नहीं भूलता। ये बेखुदी की कैफ़ियत इंसान को होश और ख़र्द से बेगाना कर देती है और वो हर तरह की परेशानियों, फ़िक्रों और गमों को भूल जाता है। मगर आज जो ये हम अपने आप में यानी कि होश में आए हैं या रब, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अपने आप में वापस लौटने यानी होश में आने से बेहतर वो बेखुदी की दुनिया थी। यहाँ शायर ने खुद रफ्तगी और आए हैं आज आप में के इस्तेमाल से तज़ाद की कैफ़ियत पैदा की है। तो इसमें एक ये शेर अगर याद रहेगा तो तज़ाद जब हमें लिखने के लिए आएगा तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हम इस गज़ल का तीसरा शेर देखते हैं। अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़ बयां से हम। इसमें देखो आज के हालात पर भी तबसरा किया गया है। जो आज के हालात हैं उस पर भी एक बेहतरीन तबसरा ये हो सकता है। तो इस शेर की तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर गुफ्तगू का सा अंदाज़ पैदा करता है करते हुए अपने महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि अब हमने तुम्हारे अंदाज़ बयां को पूरी तरह से पा लिया है। अब हम तुम्हारे मजाज से आशना हो चुके हैं कि अगर तुम हमको कुछ बोलते हो, अगर चाहे वो बिगाड़ या ख़राबी की ही कोई बात हो क्यों ना हो, और उस अंदाज़ में तुम्हारे हमारे लिए मोहब्बत पोशीदा है।
اس لیے ہم تمہارے اس انداز کو بخوبی سمجھنے لگے ہیں۔ اب تم پورے شوق سے ایسی باتیں کر سکتے ہو، یعنی تمہاری بے رخی بھی اگرچہ تمہارے اہم سے لگاؤ دکھانے کا طریقہ کار اور انداز محبت ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہو گئی، اور یہ ایک شعر اور ہے جسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے سفر یا منزل کی جانب رواں دواں ہوں، مگر میری منزل کے راستے میں موجود ہر ایک قطع شہرا یعنی کہ ہر ایک پڑاؤ اس قدر حسین ہے کہ میں اس کی دلکشی میں کھو سا جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے قافلے یا کارواں سے کافی مسافت پر ہوں، اور اب خدا جانے کہ میں کب جا کر ان سے ملتا ہوں۔ یہاں پہ جو لفظ، یہ اس غزل کا آخری شعر ہے، جس کو میں نے کلاس میں بھی اچھے سے ایک بار بتایا تھا۔ اس کا مفہوم، اس کی تشریح میں نے بتائی تھی۔ تو اس میں کیا لکھا ہے شعر میں دیکھتے ہیں۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ اس کی تشریح میں نے بتائی بھی تھی، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شعر غزل کا مطلع یعنی آخری شعر ہے، آخری شعر کے غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا کلمی نام یا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے، اور جو شاعر کا پہلا شعر ہوتا غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف مصرے ہوتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے، اور جو آخری شعر ہوتا ہے عموماً جس میں شاعر اپنا نام تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ تعلیم کا استعمال کیا ہے۔ اس میں شاعر نے اپنے شاعرانہ تعالی کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ تعالی کیا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ شاعرانہ تعالی سے مراد ہے کہ جہاں شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے، شاعر خود اپنی اس شعر میں شاعر خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعرانہ تعالی استعمال کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے کلام یا شاعری میں اتنی لذت کہاں سے آئی ہے کہ میں جا کے حالی جو کہ ایک خود جادو بیاں ہے سے معلوم کروں گا، یعنی شاعر خود کو جادو بیاں اور اپنے کلام کو لذت سے بھرپور شاعری یا کلام قرار دیتا ہے۔ تو یہ اس غزل کی پوری غزل کا خلاصہ ہو گیا ایک ایک شعر کا۔ اب اس کے بعد ہم اس کے سوالات دیکھیں گے۔